हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं प्रेम सिंह श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट टीबी द्वारा संचालित हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के अंदर पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने जो प्रथम वंश है संगम वंश, उसके बारे में पढ़ा। संगम वंश का अंतिम शासक हमने विरूपाक्ष सेकंड को पढ़ा। तब हमने बात की भी जो उसका एक गवर्नर है सालू नरसिंह, उसने उसके साम्राज्य को विघटन से बचाया है। और ऐसी परिस्थितियों में जब 1485 के अंदर विरूपाक्ष सेकंड की मृत्यु हो जाती है तो उसी का वो गवर्नर जो है सालू नरसिंह वो साम्राज्य पर अधिकार कर लेता है और इस प्रकार एक नए वंश सालू वंश की स्थापना होती है, जिसका जो राज्य है, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 1485 से लेके 1505 ईस्वी तक मात्र 20 वर्ष तक चलेगा। तो पहला वंश हमने संगम वंश पढ़ा है। टाइम पीरियड आपको नहीं याद रहे कोई खास बात नहीं है, लेकिन वंशों के नाम आपने जरूर ध्यान में रखने हैं। संगम वंश का टाइम पीरियड हमने 1336 से लेके 1485 तक पढ़ा है। दूसरा वंश आ जाएगा सालू वंश, जिसकी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इनका टाइम रह जाएगा 1485 से लेके 1505 ईस्वी। सालू वंश का संस्थापक कौन रहेगा? संस्थापक है नरसिंह सालू। नरसिंह सालू ये सालू वंश का संस्थापक है, जिन्होंने अंतिम शासक जो है संगम वंश का विरूपाक्ष सेकंड की मृत्यु के बाद अपने साम्राज्य की स्थापना की, जो विजयनगर साम्राज्य की राज सिंहासन पर इसने कब्जा किया है। वे सालू नरसिंह ने जो आंतरिक अशांति थी, विघटनकारी शक्तियां थी, उनके ऊपर रोक लगाई है। लेकिन उड़ीसा के जो शासक हैं पुरुषोत्तम गजपति ने, उनके साथ जब युद्ध हुआ है इसका नरसिंह सालू का, तो पुरुषोत्तम गजपति ने पराजित कर दिया इनको और बंदी बना लिया है। कुछ समय तक उनकी कैद में रहे, लेकिन उसके बाद पुरुषोत्तम गजपति से इनका समझौता हो गया और कुछ इलाके जो हैं विजयनगर साम्राज्य के वो पुरुषोत्तम गजपति को सौंप के और कैद से खुद को मुक्त किया है। कैद से मुक्त होने के बाद 1491 में मृत्यु हो जाती है इनकी। 1491 ईस्वी में अचानक जो है नरसिंह सालू की मृत्यु हो गई और नरसिंह सालू की मृत्यु के बाद जो अगला शासक सिंहासन पर बैठा है उसका हमारे पास नाम आता है इमाड़ी नरसिंह। एक हमारे पास पीछे नाम आया था इमाड़ी देवराय, ये इमाड़ी नरसिंह है। वे इमाड़ी नरसिंह सिंहासनारूढ़ होते हैं 1491 में और ये अंतिम शासक भी हैं 1491 से 1505 ईस्वी। दो ही शासक जो हैं सालू वंश के अंतर्गत हुए। अब इमाड़ी नरसिंह जिस समय सिंहासन पर बैठे तो अल्पायु थे। अल्पायु होने की वजह से इसका संरक्षक नियुक्त किया गया है नरसा नायक को। नरसा नायक नाम का जो है इनका सैन्य अधिकारी, इसको संरक्षक नियुक्त किया गया है इमाड़ी नरसिंह का। कारण क्या है? अल्पायु की अवस्था है, छोटी उम्र के हैं जब सिंहासन पर बैठे हैं इमाड़ी नरसिंह। तो नरसा नायक ने बड़े अच्छे से जो है साम्राज्य संचालन के अंदर मदद की है। सारी शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित करते हुए उन्होंने बीदर को हराया है, चोलों को हराया, चेरों को, पांड्यों को। चोल, चेर और पांड्य ये तीन जो प्राचीन संगमकालीन राजवंश हैं, प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, चोल, चेर और पांड्य, इन तीनों को पूरी तरह से पराजित करके और जो इलाके हैं सुदूर दक्षिण के उनको विजयनगर साम्राज्य में मिलाया है। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की प्रतिष्ठा में और उनकी सीमाओं में वृद्धि की है नरसा नायक ने। नरसा नायक ने पराजित किया है एक तो बीदर को। अब ये बीदर कहाँ से आया है तो हमने पढ़ा भी विजयनगर साम्राज्य का संघर्ष जो है वो चल रहा है बहमनी साम्राज्य के साथ। अब बहमनी साम्राज्य जो है वो टूटकर 4 टुकड़ों में बंट गया है। बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के ऊपर उत्तर में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। बहमनी साम्राज्य के टूटने के बाद जो नए राज्य इससे बने हैं वो है अहमदनगर,
बीजापुर, गोलकुंडा और बरार और बीदर, ये वो हैं जो टूट के बहमनी साम्राज्य से भाग अलग हुए हैं। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर प्रमुख हैं। बरार तो छोटा इलाका है। चलो ये चार ये महत्वपूर्ण है, 1, 2, 3 और 4। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर का नाम हम लेते हैं और 5वां बरार का है। 4 बड़े टुकड़े हैं बहमनी साम्राज्य को। इनमें से एक है बीदर। बीदर को पराजित किया है नरसा नायक ने। इसके अलावा हमने बात की भी चोल, चेर और पांड्यों को पराजित करके उनके राज्यों पर अधिकार किया है नरसा नायक के द्वारा। शासक हैं इमाड़ी नरसिंह। नरसा नायक की मृत्यु के बाद नरसा नायक का पुत्र है वीर नरसिंह, वो संरक्षक नियुक्त होता है इमाड़ी नरसिंह का। लेकिन वीर नरसिंह ने इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर दी है और एक नए वंश तुल्लु वंश की स्थापना की है। तो यहाँ तक सालू वंश रहेगा। सालू वंश के अंदर हमने 2 ही शासक पढ़े हैं। एक तो संस्थापक नरसिंह सालू जो विरूपाक्ष सेकंड की मृत्यु के बाद 1485 के अंदर सिंहासन पर बैठा है, और इसकी मृत्यु के बाद जो इसका पुत्र है इमाड़ी नरसिंह जो अल्पायु है, जिसकी वजह से नरसा नायक को इसका संरक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट वंश हमारे पास आ जाता है तुलु वंश। नेक्स्ट वंश तीसरे नंबर का हमारे पास आ जाएगा विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश। शक्तिशाली वंश सिद्ध होने वाला है तुलु वंश। कृष्ण देवराय का नाम आपने सुना होगा, उसका संबंध तुलु वंश से भी ही है। भी 1505 से लेके 1570 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। 1570 ईस्वी तक हुआ कैसे, यहाँ लगातार 3 नाम आ रहे हैं तो थोड़ा इसको आराम से समझने का प्रयास करें। नरसा नायक का पुत्र है कौन? वीर नरसिंह। अब ये 3 नरसिंह इकट्ठे हो गए हैं। एक तो नरसिंह सालू जिसने सालू वंश की स्थापना की, इसकी मृत्यु 1491 में हो चुकी है, तो इसको एक बार अलग रखो आप। अभी शासक कौन है? अभी शासक है इमाड़ी नरसिंह। ये तो हमें लगातार मिलते ही हैं, जैसे हमने हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, बुक्का द्वितीय, इस प्रकार देवराय प्रथम द्वितीय पढ़े हैं। तो ऐसा चलता है लगभग राजवंशों के अंदर। तो नरसिंह के बाद इनके पुत्र का नाम भी नरसिंह है, लेकिन ये इमाड़ी की साथ में उपाधि है इमाड़ी नरसिंह। इमाड़ी नरसिंह का संरक्षक नरसा नायक है, और नरसा नायक की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जिसका नाम है वीर नरसिंह, इसको भी संरक्षक नियुक्त किया गया है। किसका? इमाड़ी नरसिंह का। लेकिन वीर नरसिंह ने जो है, इन्होंने इमाड़ी नरसिंह की कर दी है हत्या, और इमाड़ी नरसिंह की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम क्या आता है? तुलु वंश। तो तुलु वंश का संस्थापक कौन आ गया? वीर नरसिंह आ गया। आगे बात समझ में क्लियर है? बिल्कुल भी इमाड़ी नरसिंह की हत्या वीर नरसिंह ने की, और इस प्रकार वीर नरसिंह ने एक नए वंश की स्थापना की 1505 के अंदर, जिसका नाम है तुलु वंश में। तो जो वीर नरसिंह है, इनके छोटे भाई हैं कृष्ण देवराय, जो इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। और पूरे विजयनगर साम्राज्य का इतिहास हम पढ़ें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में नाम कृष्ण देवराय का ही आता है। तो वीर नरसिंह का जो छोटा भाई है, इनकी मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठते हैं, उनका नाम है कृष्ण देवराय। देवराय पहले हमने 2 पढ़े हैं, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय, वो अलग हैं। ये कृष्ण देवराय हैं भाई। और वहाँ भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। संगम वंश में एक हमने देवराय प्रथम पढ़ा, जिसके समय में हमने कहा था भी निकोलो कोंटी इटली का यात्री आया है। फिर देवराय सेकंड, जिसको हमने इमाड़ी देवराय कहा है, उसके टाइम में अब्दुल रजाक फारस का यात्री आया। और तीसरा हमने मल्लिकार्जुन के बारे में पढ़ा था, जिसको प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। वो तीनों संगम काल से संबंधित है। तुलु वंश के अंदर जो है संगम वंश से संबंधित है। तुलु वंश के अंदर कृष्ण देवराय
का नाम आएगा। कृष्णदेवराय का जो टाइम पीरियड है वो 1509 से लेके 1529 तक है। 1509 से 1529 ईस्वी तक का टाइम पीरियड कृष्णदेवराय का है। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में एक महानतम शासक सिद्ध हुए। इनके समय में विजयनगर आर्थिक रूप से जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है, आर्थिक रूप से भी, और चहुं ओर विकास हुआ है, सीमाओं का विस्तार हुआ है, तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रूप में उभरा है, भी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है विजयनगर साम्राज्य। कृष्णदेवराय जब जिस समय सिंहासन संभालते हैं तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। अगर हम उड़ीसा की साइड की बात करें तो गजपति शासक प्रताप रुद्र का नाम आता है। प्रताप रुद्र ने जो तटवर्ती इलाका है उसको दबा रखा था और लगातार विजयनगर को चुनौती दे रहा था। फिर पुर्तगालियों की बात करें पश्चिमी तट की तरफ, तो गोवा में आपको पता है इस समय तक पुर्तगाली जो हैं वो आ चुके हैं और अपनी शक्ति को लगातार बढ़ा रहे हैं भी। तो पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों ने जो है गोवा से लेके और दक्षिण में काफ़ी लंबे भूभाग, लेकिन तटवर्ती भाग तक ज़्यादातर सीमित रहे हैं इस समय पुर्तगाली। तो पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का कब्जा है, वो भी लगातार चुनौती दे रहे हैं। और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के अवशेषों पर जो 4 हमने बड़े भूभागों की बात की, गोलकुंडा, अहमदनगर, बिदर वगैरह, तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य दोनों के बीच में कंपटीशन था पुर्तगालियों को लेके, क्योंकि पुर्तगाली घोड़ों का जो है निर्यात करते थे भी इन दोनों राज्यों को। तो ये उनके अंदर होड़ रहती थी भी, अगर विजयनगर साम्राज्य का वो अच्छे घोड़े सप्लाई कर रहे हैं तो उनकी कोशिश होती थी भी जो बहमनी साम्राज्य को वो ना करें। और अगर बहमनी साम्राज्य वालों की ये कोशिश थी भी पुर्तगाली उनके प्रभाव में आए, वो उनको लगातार जो है घोड़ों की सप्लाई करें और विजयनगर साम्राज्य के साथ उनके व्यापारिक संबंध नहीं हो। तो पुर्तगाली भी एक चुनौती थे कृष्णदेवराय के लिए। नेक्स्ट हम बात करें तो जो बीजापुर के सुल्तान हैं उनके साथ भी उनके युद्ध हुए, वो भी लगातार चुनौती दे रहे थे। तो कृष्णदेवराय ने लगातार जो है इन शत्रुओं से मुकाबला किया और 10 वर्ष के टाइम में उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को पराजित कर दिया है। हम बात करें तो 1520 ईस्वी तक उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को पराजित किया, जिनमें 2 शासक बीजापुर के हमें नाम आता है, सुल्तान महमूद शाह और सुल्तान यूसुफ आदिल शाह। इन दोनों को जो है पराजित किया है कृष्णदेवराय ने। इसके अलावा प्रताप रुद्र को भी नियंत्रित किया है। पुर्तगालियों से उसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। कृष्णदेवराय के समय में बहुत बड़ी मात्रा में जो है पुर्तगाली व्यापारी जो हैं विजयनगर आए हैं। अच्छा व्यापार पुर्तगालियों के साथ उसका शुरू हुआ है। बहुत सारे पुर्तगाली यात्री जो हैं वो विजयनगर की यात्रा पर भी आए हैं। एक बड़ा नाम जो हमें मिलता है वो डोमिगोसा पायोस का मिलता है भी। डोमिगोसा पायस का नाम हमें मिलता है। ये एक पुर्तगाली यात्री है भी, पुर्तगाली यात्री है जो जिसने विजयनगर की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत के अंदर ये विजयनगर के बारे में लिखता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तीसरा यात्री मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य में पढ़ाया है। एक निकोलो कोंटी बताया था देवराय प्रथम के टाइम, एक अब्दुल रज्जाक फारस का महत्वपूर्ण हमने लिया है और एक डोमिगोसा पायस को हमने लिया है कृष्णदेवराय के समय में। ऐसा नहीं है भाई ये 3 ही आए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे यात्री आए हैं, लेकिन हमने जो बहुत महत्वपूर्ण थे उन्हीं का ही नाम लिया है। इसके अलावा भटकल में एक दुर्ग बनाने के लिए, जगह का नाम है भी भटकल, भटकल में पुर्तगालियों को किला बनाने की अनुमति भी प्रदान की गई है कृष्णदेवराय के अलावा। तो इस प्रकार लगातार संघर्ष में 1520 ईस्वी तक अपने समस्त शत्रुओं को पराजित करके कृष्णदेवराय ने साम्राज्य के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित की है और अपनी सीमाओं का विस्तार किया है। उसने बहमनी शासक महमूद शाह को बिदर की कैद से मुक्त करवा के और वापस सिंहासन पर बिठाया है और इस उपलक्ष्य में उन्होंने जो है यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की है। ये नाम आप ध्यान रखना, बहमनी शासक महमूद शाह है। थोड़ा साफ कर लें इसको। कृष्णदेवराय के समय
बहमनी शासक महमूद शाह को, ये कैद में थे बिदर, जिसकी हमने अभी बात की थी। बहमनी साम्राज्य के अवशेषों पर ये जो राज्य खड़े हुए हैं, तो बिदर की कैद में थे। तो महमूद शाह को बिदर पर आक्रमण करके कृष्णदेव राय ने मुक्त करवाया है और वापस सिंहासन पर बैठाया है। और इस अवसर पर एक उपाधि धारण की है, यवनराज स्थापनाचार्य। यवनराज स्थापनाचार्य मतलब यवनों को राज्य देने वाले, उनके राज्य को स्थापित करने वाले। यवन का अर्थ यहाँ विदेशियों से है, मुस्लिमों से है। यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण करने वाले जो शासक हैं कृष्णदेव राय हैं, इनकी मदद की है। इस प्रकार इन्होंने जो बहमनी साम्राज्य के भागों पर, जो बिदर है, गोलकुंडा, बीजापुर वगैरह है, उनको भी दबाया, पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। और इधर प्रतापरुद्र जो है उड़ीसा का शासक, उसको नियंत्रण किया और चारों दिशाओं में जो है विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं में वृद्धि की, शांतिपूर्ण शासन स्थापित किया है, जिसके वजह से व्यापार वाणिज्य में बड़ी उन्नति हुई और आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में शिखर पर पहुंचा है विजयनगर साम्राज्य। शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ जो है कृष्णदेव राय विद्वानों के संरक्षक थे और एक विद्यानुरागी शासक थे। तेलुगु भाषा के वो बहुत जबरदस्त विद्वान थे भी। तेलुगु भाषा को विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है भी। तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख कवि कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। हम क्या पढ़ रहे हैं? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 महान कवि रहते थे। स्वयं तेलुगु भाषा के बहुत अच्छे विद्वान थे कृष्णदेव राय। इसके अलावा स्थापत्य कला के क्षेत्र में देखें तो चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है इस समय विजयनगर साम्राज्य। 2 मंदिरों का नाम आता है, एक तो हजारा मंदिर और एक विठल स्वामी का मंदिर। इन दोनों मंदिरों का निर्माण कृष्णदेव राय द्वारा करवाया गया भी। एक तो हजारा मंदिर, ये आपने याद रख लेना भी, और एक विठल स्वामी का जो मंदिर है। इन दोनों मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। दक्षिणी भारत में आपको पता है मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली के अंतर्गत होता है। उत्तर भारत में नागर शैली है, मध्य भारत में बेसर शैली है। तो द्रविड़ शैली में इन दोनों विशाल मंदिरों का निर्माण, हजारा मंदिर और विठल स्वामी का जो मंदिर है, विशाल मंदिर है, विशाल गोपुरम बने हुए हैं इनके। कृष्णदेव राय की एक मूर्ति भी गोपुरम में, और आंखों की जगह हीरे लगे हुए थे। ऐसे जो उस समय विदेशी यात्री आए, उनके वर्णनों से हमें पता चलता है भी इतनी जीवंत प्रतिमा थी, ऐसे लगता था भी सचमुच में ही खड़े हैं ये। पिछली वीडियोज के अंदर मैं इस बारे में आपको बता चुका हूँ भी दक्षिण के जो शासक हुए हैं उन्होंने जो है विशाल महलों दुर्गों का निर्माण भी करवाया है, लेकिन ज़्यादा जोर उनका जो है वो विशाल मंदिरों के निर्माण पर है। मंदिर उनकी सत्ता के प्रतीक थे, उनकी समृद्धि के प्रतीक थे, और सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों के भी जो मंदिर हैं वो केंद्र हुआ करते थे। तो इस प्रकार स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी कृष्णदेव राय के समय काफ़ी विकास हुआ। हजारा और विठल स्वामी के मंदिरों की हमने बात की। सांस्कृतिक क्षेत्र में हमने बात की भी 8 तेलुगु के कवि जो हैं उनके दरबार में रहते थे, तो विद्वानों को बहुत आश्रय दिया है। यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की है। तो इस प्रकार एक बढ़िया शासक जो है तुलु वंश के अंदर कृष्णदेव राय हुए। इनका टाइम पीरियड जो कृष्णदेव राय का 1509 से 1529 ईस्वी तक हमने लिया। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है।